गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे सुरक्षित रूप से। और जो भी ऑनलाइन क्लासेज हो रही है उनका पूरा आनंद उठा रहे होंगे। आज अपन बात करेंगे 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान का टॉपिक चला था राष्ट्रपति के संदर्भ में। राष्ट्रपति के संदर्भ में अपन आज बात करेंगे महाभियोग के बारे में। मतलब राष्ट्रपति जब चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है और उसके बाद में वो अपने कार्यकाल के अंतर्गत अगर व्यवस्थित रूप से काम करता है तब तो वो अपना कार्यकाल 5 वर्ष तक अपने पद पे रह सकता है। लेकिन अगर अपन बात करें अनुच्छेद 61 के अनुसार, 61 के अनुसार अगर अपन बात करें तो मान लीजिए संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है, उस स्थिति में उसे राष्ट्रपति को समय से पहले ही हटाया जा सकता है, उसको पद मुक्त किया जा सकता है। तो ये उल्लेख विशेष अनुच्छेद 61 के अंतर्गत कर रखा है। यहाँ अगर अपन बात करें संसद के द्वारा महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को समय से पहले ही हटाया जा सकता है। महाभियोग चलाने वाले सदन की जो सबसे पहले जिस सदन के अंतर्गत महाभियोग चलाने की प्रक्रिया आरंभ होती है, जैसे कि अगर अपन संसद के सदनों की अगर अपन बात करें, जैसे कि राज्यसभा है और लोकसभा, तो जिस सदन में दोनों में कोई भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकती है या लोकसभा भी हो सकती है, जिस सदन में सबसे पहले इस महाभियोग से संबंधित विचार किया जाता है, प्रस्ताव पारित किया जाता है, उस समय उस सदन की जितने भी सदस्य संख्या है उनका 1/4 25% सदस्य उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करेंगे क्या हाँ महाभियोग लगना चाहिए। लेकिन जैसे कि मान लीजिए राज्यसभा के अंतर्गत प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, इस प्रस्ताव पर ये राज्यसभा ही इस पे 14 दिन और विचार करेगी। विचार करने के बाद में मान लीजिए कि वास्तव में ही राष्ट्रपति अपने पद पे रहते हुए संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, उस स्थिति में राज्यसभा या लोकसभा उस प्रस्ताव पे स्वयं 14 दिन पहले विचार करती है। और मान लीजिए इस राज्यसभा के द्वारा अगर इस प्रस्ताव को पारित किया गया 1/4 सदस्यों की संख्या के अनुसार, तो बाकी 14 दिन और ये राज्यसभा या मान लीजिए इतना ही लोकसभा के अंतर्गत विचार किया जाएगा। जब ये साबित हो जाता है कि वास्तव में ही राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए संविधान के अनुसार से कार्य नहीं कर रहा है, उस स्थिति में इस सदन के जो भी सदस्य संख्या है उसका 2 ही सदस्य संख्याओं के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित करना होगा। ये पारित होने के बाद में यह प्रस्ताव दूसरे सदन में पहुंचता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दूसरे सदन में जैसे ही प्रस्ताव पहुंचता है तो वो सदन भी इस पे विचार करेगी और इसे विचार करके उसका भी 2/3 बहुमत के द्वारा अगर इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तब उसी तिथि से राष्ट्रपति को पदच्युत माना जाएगा, उससे राष्ट्रपति को पद से हटावा माना जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को समय से पहले ही हटाया जा सकता है। तो इसे कहा जाता है महाभियोग। राष्ट्रपति के पदच्युति की पद्धति संसद के द्वारा राष्ट्रपति को समय से पहले हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग के नाम से जाना जाता है और इससे संबंधित विशेष उल्लेख अनुच्छेद 61 के अंतर्गत कर रखा है। अगले पर बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के और कार्यों के संदर्भ में। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो इस बार के क्लास में हैं वो साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहे और बार बार इन वीडियो को देखते रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फायदा मिले। अगली अपन बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य।
राष्ट्रपति कौन कौन सा काम करता है या राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सा पावर होता है। तो अगर अपन बात करें सामान्य रूप से राष्ट्रपति के पास में दो प्रकार की शक्ति होती है। एक तो होती है सामान्यकालीन शक्तियां, सामान्यकालीन शक्तियां, और दूसरी होती है संकटकालीन शक्तियां, संकटकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति विशेष इन दोनों शक्तियों के माध्यम से अपने पद पे रहते हुए काम करता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें सामान्य शक्तियां राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी है, तो सबसे पहली जो शक्ति है वो है कार्यपालिका, कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां। इसकी अगर अपन बात करें तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति है वो केंद्र सरकार की स्थिति में आ रहा है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति की विशेष पावर है वो संघ की कार्यपालिका। वैसे राज्य की कार्यपालिका पर भी होता है, लेकिन राज्य की कार्यपालिका पे काम सबसे ज्यादा इसका जो पावर है वो संघ की कार्यपालिका से नियंत्रण होता है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अतः कहने वाला है कि शासन के जो भी कार्य हैं, शासन के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम होगा, राष्ट्रपति के नाम होगा। काम तो कार्यपालिका के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वो कार्य राष्ट्रपति के नाम के अनुसार होगा। कहने वाला है कि कार्यपालिका ये इसमें जो भी प्रशासनिक लोग हैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण है वो राष्ट्रपति का होता है। अगले पर बात करेंगे इन्हीं के संबंध में, जैसे कि महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति वे उनको हटाने के संदर्भ में पदच्युति। तो अगर हम प्रशासनिक शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति कुछ मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें हटाने से संबंधित भी जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास में होता है। जैसे कि अगर हम बात करें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है, तो ये शक्ति भी राष्ट्रपति के पास में होती है कि वो प्रधानमंत्री जो बहुमत दल का नेता होगा, लोकसभा का होगा, ये लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा और इसी की सलाह से इन्हीं मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगली अपन बात करें जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय की अगर अपन बात करें, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इनके जो भी न्यायाधीश होते हैं के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है
वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कहने वाला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यानी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसी के साथ में सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों की अगर अपन बात करें सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की अगर अपन बात करें प्रत्येक राज्य की स्तर के होती है, तो यहाँ पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित भी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अभी अगर अपन बात करें महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और संघीय लोक सेवा, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं अगर हम बात करें विदेशों में राजदूत की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यूपीएससी की अगर हम बात करें तो उनका अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा, और किसी भी अन्य देश में विदेशों में राजदूत की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अभी अपन बात करेंगे इसमें, एक तो ये हो गया महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संदर्भ में, इसी के संबंध में और बात करेंगे हम। इसी कार्यपालिका प्रशासनिक से संबंधित अगली शक्ति हो जाएगी शासन संचालन संबंधी शक्ति। इनसे संबंधित अगर अपन बात करें, जैसे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये पावर राष्ट्रपति के पास होता है। राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों की संयुक्त बैठकें राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। वहीं अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं अगर हम बात करें मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के द्वारा मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति करता है और इससे मंत्री परिषद के अंतर्गत जो भी मंत्री लोग होंगे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट देने का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन उसमें विशेष सलाह है वो प्रधानमंत्री की दी जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों मिलकर के उन्हें विभागों का बंटवारा भी करते हैं। अगली अपन बात करेंगे राष्ट्रपति की विदेशों के क्षेत्र के अंदर भी कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त होती है। वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, विदेशों की अगर बात करें तो राष्ट्रपति भारत का वैधानिक प्रमुख है, कानूनी रूप से प्रमुख है होने के कारण विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है।
प्रतिनिधित्व करता है। और वहीं विदेशों में दूतावासों, भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वहीं अगर हम बात करें कोई भी विदेशी समस्या हो किसी अन्य देश की, तो उससे संबंधित समस्या का हल भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निकाला जाता है। उनसे संधियां करके और समझौतों के द्वारा उस समस्या का निदान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, भी राष्ट्रपति के नाम होगा। चाहे प्रधानमंत्री जाकर के किसी देश से हाथ मिलाए, लेकिन उनसे संबंधित जो भी दस्तावेज बनना है वो राष्ट्रपति के नाम से ही बनता है। अगले पर बात करेंगे सैनिक क्षेत्र की शक्तियों के संदर्भ में। सैनिक क्षेत्र में शक्ति, तो सैनिक शक्ति की अगर हम बात करें तो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख सेनापति है वो राष्ट्रपति होता है उस रूप में। तो अगर हम बात करें तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख सेनापति की अगर हम बात करें, जो प्रमुख कमान है वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति भी राष्ट्रपति को होती है। केवल संसद को प्राप्त है। तो संसद के माध्यम से राष्ट्रपति है वो प्रतिरक्षा सेवाएं, युद्ध या शांति के संदर्भ में किसी भी विषय के ऊपर कानून बनवा सकता है, या संसद के द्वारा ही वो राष्ट्रपति को उसे कानून के संदर्भ में बनाने के रूप में अपनी सहमति जताने के संदर्भ में बात की जा सकती है। तो ये कार्य राष्ट्रपति करता है। अगले पर बात करेंगे विधायक शक्तियां। पहले अपने बात की थी कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियों के रूप में, और अब बात करेंगे नंबर 2 विधायी शक्तियां कानून के संदर्भ में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विधायी क्षेत्र का प्रशासन संसद के अधिवेशन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, अधिवेशन में बैठे और अधिवेशन की समाप्ति भी और अधिवेशन की
घोषणा करता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें प्रधानमंत्री की सिफारिश द्वारा कहने पर लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। करता कौन है? राष्ट्रपति। कहता कौन है? प्रधानमंत्री। तो अब तक लगभग लोकसभा को 9 बार भंग किया जा चुका है। लोकसभा के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 5 वर्ष होती है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति करता है। कहता कौन है? प्रधानमंत्री। इसके अलावा अगर हम बात करें संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी लेता है तथा उसमें भाषण देता है। और इस भाषण द्वारा सामान्य नीति की भी घोषणा करता है राष्ट्रपति। तो जैसे ही लोकसभा के जो भी सदस्य निर्वाचित होकर के आए हैं, वापिस से संसद का गठन हुआ है। संसद का गठन होने के बाद में सबसे पहले उनका जो अधिवेशन आरंभ होता है, उसमें राष्ट्रपति उन दोनों सदनों को सामूहिक रूप से भाषण देता है और उससे भाषण के अंदर कुछ सामान्य नीतियों की भी घोषणा करता है। ये पावर राष्ट्रपति के पास में होता है। अभी हम बात करेंगे राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों का मनोनयन के संदर्भ में, जो इसी के संदर्भ में ही है। तो दूसरे हो जाएगा इसमें सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद के अंदर कुल 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। उसमें अगर अपन बात करें सबसे पहले राज्यसभा की, राज्यसभा के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। ये जो 12 लोग हैं विशेष किसी साहित्य के अंतर्गत प्रसिद्ध रहा हो, या विज्ञान के अंतर्गत, या कला के अंतर्गत, या अन्य अगर विधि विधाता भी हो सकता है, अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। अभी अगर हम बात करें लोकसभा की, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है और वो आंग्ल भारतीय होने चाहिए। आंग्ल भारतीय। तो टोटल हो जाएंगे 14 सदस्य। इन 14 सदस्यों को मनोनीत करने का कार्य भी राष्ट्रपति करता है। अभी अपन बात करेंगे इन्हीं के संदर्भ में ही विधायक शक्तियों के अंतर्गत ही विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। तो अगर अपन बात करें, मान लीजिए संसद के द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया है,
संसद के द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया है, कोई कानून बनाने से संबंधित कोई सामान्य विधेयक हो, और ये सामान्य विधेयक जब राष्ट्रपति के पास में पहुंचता है और राष्ट्रपति के पास में पहुंचने के बाद में जब राष्ट्रपति इसके ऊपर हस्ताक्षर कर देता है तब ये कानून बन जाता है। लेकिन राष्ट्रपति ये जब एक विधेयक पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है, कुछ इसमें बदलाव की आवश्यकता है। उस स्थिति में अगर ये अपना विधेयक के पास में आया उसको अगर वापिस संसद में भेज देता है विचार करने के लिए, अगर उसी संसद के द्वारा अगर उसमें संशोधन कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, यथावत अगर उस विधेयक को या संशोधन करके जैसे भी संसद चाह रही है उसी राष्ट्रपति की सलाह संसद मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। यहाँ पर थोड़ी सी पावरफुल संसद हो रही है कब, जब राष्ट्रपति इस विधेयक को जब वापस भेज देती है तब ये संसद के द्वारा उसमें कुछ बदलाव करके या नहीं करके उस विधेयक को जो वापस राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है तब राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना होगा। उस स्थिति में राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है, मना नहीं कर सकता है। लेकिन जब संसद के द्वारा अगर कोई प्रस्ताव या कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास में हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, अब राष्ट्रपति को पता है कि अगर इसमें कुछ संशोधन करवाना है और ये संसद को अगर मैं भेजूंगा, संसद अगर मेरे को वापिस से भेजेगी, उस स्थिति में मेरे को सिग्नेचर करने पड़ेंगे और उस स्थिति में कानून बन जाएगा। उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास में निषेध अधिकार का एक पावर भी होता है और वो पावर होता है कि वो विधेयक का जो पत्र है, जो दस्तावेज है, जो कागज है, वो अपने पॉकेट में रख लेता है। पॉकेट पावर होता है, पॉकेट पावर अपने दराज में रख लेता है, वापिस संसद में नहीं भेजता है। उस स्थिति में वो कानून नहीं बने पाता है। तो ये विशेष राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी विधेयक को कानून के रूप में बनाना या उसे खारिज करने से संबंधित शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में होती है। अगली अपन बात करेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसके अगर अपन बात करें तो संसद का अधिवेशन मतलब बैठकें में हो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश एक प्रकार का कानून जो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, जारी करने का अधिकार है, अधिकार प्राप्त है। मान लीजिए संसद की बैठकें नहीं हो रही लेकिन कहीं जरूरत पड़े तुरंत किसी कानून की, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा ही कोई कानून पारित कर दिया जाता है, कोई नीति बना दी जाती है, कोई नीति पारित कर दी जाती है, उसे अध्यादेश के नाम से जाना जाता है। जब संसद की बैठकें नहीं होती उस समय राष्ट्रपति के पास में पावर होता है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ अंकुश लगा रखा है तो विशेष बात हो जाएगी इसमें। अध्यादेश संसद का अधिवेशन मतलब बैठकें अगर प्रारंभ हो जाती है, प्रारंभ होने के बाद 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेगा। तो अगर हम बात करें जो राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे उसे जो कानून पारित कर दिया गया है, जब संसद की जब पहली बैठक होगी उससे लगभग 6 सप्ताह तक वो अध्यादेश की वैलिडिटी होगी। जैसे 6 सप्ताह कंप्लीट होते हैं तुरंत वो अध्यादेश समाप्त हो जाता है या फिर उसे समय से पहले भी समाप्त किया
जा सकता है। तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास में होती है। जब संसद के बैठकें नहीं होती उस समय राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी भी किया जा सकता है। अगले पर बात करेंगे वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में। तीसरी शक्ति वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियों की अगर हम बात करें तो संसद द्वारा प्रति वित्त वर्ष में बजट पारित किया जाता है। राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। देखिए यहाँ अगर हम बात करें लोकसभा अगर धन विधेयक पारित करती है तो उस धन विधेयक की स्वीकृति राष्ट्रपति से पहले ही प्राप्त कर लेगा। राष्ट्रपति उस धन विधेयक से संबंधित स्वीकृति पहले ही दे देता है। उसी स्थिति में लोकसभा द्वारा उस धन विधेयक को पारित किया जाता है। पारित करने के बाद में वो धन विधेयक राज्यसभा के पास में पहुंचता है और जब राज्यसभा के पास में वो धन विधेयक पहुंचेगा तो राज्यसभा इस धन विधेयक के 14 दिन तक विचार कर सकती है। उसमें कुछ संशोधन के ऊपर सलाह भी दे सकती है या बदलाव भी चाहती है, लेकिन ये धन विधेयक का बदलाव या सुझाव लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी माने सकती है। उसके बाद ये अधिकतम 14 दिन तक कर सकती है। अगर 14 दिन तक भी अगर राज्यसभा स्वीकृति प्रदान नहीं करती तो भी मान लिया जाता है लोकसभा के द्वारा कि राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक को पारित कर दिया गया है। तो इसमें पावरफुल है और लोकसभा को जाती है धन विधेयक के रूप में दोनों सदनों की अगर हम बात करें, लेकिन धन विधेयक की परमिशन पहले ही राष्ट्रपति के द्वारा ले लिया जाता है। उस स्थिति में ये धन विधेयक जैसे वापस राष्ट्रपति के पास में पहुंचता है उस समय राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता है क्योंकि राष्ट्रपति की सलाह पहले ही ले ली है। इस स्थिति में राष्ट्रपति का पॉकेट पावर काम नहीं करता है। अभी अपन बात करेंगे इसकी न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में। न्यायिक शक्तियों के संदर्भ न्यायिक शक्तियों की अगर अपन बात करें तो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च या उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और विशेष एक पावर राष्ट्रपति के पास में होता है। राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है। अगर किसी को मृत्युदंड दे दिया है तो राष्ट्रपति उसको उसकी सजा कम कर सकता है या बिल्कुल ही उसकी सजा माफ भी कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास में पावर होता है।
या दंड प्राप्त व्यक्तियों को समाधान भी प्रदान कर सकता है। प्रदान करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास में होती है। अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा कोई सजा लेने का प्रावधान किया गया है, उस स्थिति में राष्ट्रपति उसे बिल्कुल ही क्षमा कर सकता है या उनको दी गई सजा को कम कर सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 15 वर्ष का कारावास या 14 वर्ष का कारावास दे दिया है या 5 साल की जेल की सजा उसे सुना दी, जेल की सजा सुना दी, उसी स्थिति में राष्ट्रपति उसकी सजा को कम भी कर सकता है। ये पावर राष्ट्रपति के पास में होता है। और अभी अपन बात करेंगे संकटकालीन